जोहार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, आधुनिक भारत का एमसीक्यू सीरीज चल रहे थे, उसमें 2 क्लासेस हुए थे। ये आज का तीसरा क्लास होगा, जिसमें गवर्नर और वायसराय के बारे में लगभग आपको 20 to 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये दोस्तों केवल जीपीएससी के लिए नहीं, बल्कि हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं अभी ये जो सीरीज चला रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो किसके कार्यकाल में सशक्त की गई थी, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों जॉर्ज बार्लो द्वारा, सेकेंड ऑप्शन बी कहता है लॉर्ड रिपन द्वारा, और थर्ड ऑप्शन कहता है लॉर्ड कार्जन के द्वारा, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो इसमें स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इसमें जो है नगर पालिकाओं की व्यवस्था करी गई थी। हमारा जो शासन व्यवस्था है उसको कई स्तरों में बांटा गया था। अगर आप स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के बारे में बात करें, इसका मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बात कर रहा है ये, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाने का जो संज्ञान दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जन्मदाता माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। अगर आप इसका कार्यकाल को देखें तो इसका कार्यकाल जो है दोस्तों 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक रहा, और इस दौरान इन्होंने इतने सारे भारतीय समाज का उद्धार करने के लिए किए हैं, इसलिए इसको नाइटिंगेल जो है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने इसको भारत का उद्धारक कहा था। क्या कहा था दोस्तों? भारत का उद्धारक कहा था। राइट। नेक्स्ट, इसका अगर मैं यहाँ पर और लॉर्ड कर्जन की बात करूँ, तो लॉर्ड कर्जन जो है इसका कार्यकाल आप देखें तो 1899 से लेकर 1905 तक ये भारत में वायसराय बन के रहे थे, और इसके कार्यकाल में मुख्यतः क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। अगर आप लॉर्ड लिटन का बात करें तो लॉर्ड लिटन जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये बेसिकली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आप नाम सुने होंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत क्या किया गया था? भारतीय जो पत्रिकाएं थी बेसिकली, है ना, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड लिटन ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने क्या किया था? लागू किया था। कब? 1878 में। देखिए, ये इस बंदे ने इसको लागू किया था, लॉर्ड लिटन ने, और वहीं लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? इसको खत्म किया था। लॉर्ड रिपन जो है एक्चुअल में उदारवादी वायसराय के तौर पे भारत में आए थे, क्योंकि उस समय जो है इंग्लैंड में उदारवादी दल का नेता जो है वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बने हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें लिखा है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल यानी कि इल्बर्ट एक जो वायसराय पोस्ट होता है ना, उसमें कई सारे सदस्य होते हैं।
तो उसी में से विधायी सदस्य थे ये, ठीक है, लॉ मेंबर्स थे ये इल्बर्ट, पीसी इल्बर्ट इनका नाम था। पूरा क्या नाम था दोस्तों? पीसी इल्बर्ट। तो इन्होंने एक बिल लाया और उस बिल को है ना, उस विधेयक को विधान परिषद में पेश किया। उस बिल में लिखा हुआ था दोस्तों कि जाति भेद, उस बिल में क्या लिखा हुआ था? जाति भेद, ठीक है, पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं, ठीक है, जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं, जितने सारी अयोग्यताएं होती है, ठीक है, को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त करें, ये उनका विधेयक में लिखा हुआ था। और फिर कहा था कि भारतीय तथा यूरोपीय, ठीक है, उस टाइम न्यायालय में ये दोनों ही तरीके का न्यायाधीश हुआ करता था। तो लेकिन भारतीय और यूरोपीय दोनों की शक्तियां जो थी अलग अलग होती थी। तो इनका कहना था कि भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए, न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। ये उसके विधेयक में लिखी गई बातें हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, ये आपको जानना जरूरी है। इससे प्रॉब्लम हुआ क्या, ठीक है? तो इल्बर्ट बिल में जो चीजें लिखी हुई है ना दोस्तों, अभी भारत में क्या होता था, जो न्यायपालिका है वो उसके अंदर भारतीय और यूरोपीय दोनों न्यायाधीशों का अलग अलग अधिकार होता था। भारतीय केवल और केवल भारत के लोगों के लिए जितने सारे जो भारतीय न्यायाधीश थे वो भारतीय लोगों के लिए ही केवल अपना सारा जो भी निर्णय है वो दे सकते थे, और यूरोपीय लोगों के लिए कोई भी भारतीय न्यायाधीश किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दे सकता था। लेकिन इसमें जो लिख रहा है कि भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए, तो इसका मतलब जो भारतीय हैं वो भी क्या कर सकता है, यूरोपीय लोगों के ऊपर चल रहे मुकदमे के ऊपर निर्णय दे सकता है। लेकिन ये यूरोपीय लोगों के लिए काफ़ी कुठाराघात था उसके ऊपर, समझ गया ना? तो ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है? तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो यूरोपीय लोगों ने क्या किया, इस बिल के अगेंस्ट आंदोलन चलाया। तो फलतः क्या करना पड़ा, पीसी इल्बर्ट को इस बिल को वापस ले लेना पड़ा। और आपको बता दूं दोस्तों, इसी बिल को आप समझ लीजिए जिसके कारण से बाद में जो है ना INC की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसी के कारण, इस बिल के लागू ना होने के कारण होती है, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, यूरोपीय लोगों की इस विचार से कि हम भारतीय जो हैं यूरोपीय लोगों के लिए निर्णय नहीं दे सकते हैं। हम इसका मतलब क्या हो गया कि भारतीयों को वो क्या समझते हैं, भारतीयों को वो नीचा समझते हैं, राइट? समझ में आ गई बात? तो चलिए इसका आंसर बनाते हैं। और इल्बर्ट बिल देखिए ये भी कब आया था, 1883 में आया था, 1883 में आया था। इसका डेट भी आप याद रखिए, 1883 में, फरवरी 1883 में लाया गया था। यानी कि इसमें भी जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड रिपन साहब। तो पहला ऑप्शन है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर, तो ये तो नहीं है।
भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के ऊपर प्रतिबंध लागू करना, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत था, ये भी नहीं है। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना, ये इस बिल में लिखा हुआ था। ठीक है, इसमें अगर मैं और एक बात बताना चाहूँ तो आपने सुना होगा श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह, तो ये श्वेत विद्रोह क्या है दोस्तों? श्वेत विद्रोह आपने देखा ना कि इस बिल के अगेंस्ट क्या किया था यूरोप वासियों ने आंदोलन चलाया था, उसी को बोला जाता है श्वेत विद्रोह। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए स्थानीय शासन जैसे ही यहाँ लिख दिया तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इसका आंसर मैंने बताया था लॉर्ड रिपन। क्या होगा आंसर इसका दोस्तों? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ही ऐसा व्यक्ति था जिसको नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा था, इसको भारत का समाज सुधारक कहा था, समाज का उद्धारक कहा था। और इसने ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया। और इस प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को कब लागू किया गया था दोस्तों? 1881 में लागू किया गया था। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें दो बातें मुख्यतः कही गई थी कि 7 साल से छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये पहली चीज, 7 साल से छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे। तो कहाँ काम नहीं करेंगे दोस्तों? फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। और दूसरा इसमें कहा गया कि 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते। 9 घंटे से ज़्यादा, 9 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते हैं। ये कहा गया प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो भारत में लाया गया 1881 में, उसमें ये कहा गया था। ठीक है, उस टाइम कोई रूल नहीं था, फैक्ट्रियों में किसी भी बच्चे को कभी भी काम कराना चालू कर देता था लोग। ठीक है, तो ये एक पहल की गई जिसमें ये दो बातें लिखी गई। लेकिन आप ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो आपका चाय का होता है, चाय की खेती जो होता है, फिर नील की जो खेती होता है ना, उसके लिए ये बातें लागू नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन एक पहल तो करी गई। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? लॉर्ड रिपन साहब, राइट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा दिया है NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो आपको चूज करना है। ऑप्शन आर केवल एक और दो, केवल 2, और तीसरा लास्ट ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। तो हम अभी जो पढ़े थे दोस्तों, उसमें मैंने 2 बातें बताया ना कि 1881 में 2 ही बातों का उल्लेख किया गया था, और भी बहुत सारी बातें था, लेकिन इसमें जो है ना मजदूरी को नियत करने की बात नहीं की गई थी। मजदूरी को नियत करने की बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही नहीं है। ये NM लोखंडे जो है ना, इसी के तहत जो है आगे चलकर मजदूर आंदोलन का गठन करता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केवल 2। ठीक है, केवल 2 जो होगा वो आपको सही है यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ये मैंने अभी बता दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी फर्स्ट ऑप्शन दिया है, लॉर्ड कैनिंग सेकेंड ऑप्शन दिया है, लॉर्ड कर्जन थर्ड ऑप्शन, लॉर्ड रिपन लास्ट ऑप्शन जो दिया है। तो 5 का जो है दोस्तों वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बाद बाकी आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। ये भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम 1848 से 1856। फिर लॉर्ड कैनिंग आप जानते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी हाँ, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर लॉर्ड कर्जन को आप देखेंगे, लॉर्ड कर्जन को हमने बहुत सारे काम करते हुए देखा है इंडिया में, और उसमें से एक आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था? गुप्तचर विभाग का स्थापना किया था। गुप्तचर विभाग का स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन साहब ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो आपको छांटना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन का जो संबंध दिया है वो लॉर्ड लीटन के साथ दिया है। ठीक है, यहाँ हाइपन होगा सब में। ठीक है, सहायक संधि के लिए लॉर्ड वेलेस्ली का नाम लिखा है, राज्य अपहरण नीति के लिए लॉर्ड डलहौजी का नाम लिखा है, और स्थायी बंदोबस्त के लिए आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखा गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अगर चेक करें आंसर इसका, तो देखिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी स्थापना जो है आप 1882 में समझ सकते हैं, और ये किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन साहब ने किया था, जो लीटन के बाद आए थे। ठीक है, तो ये वाला गलत है। बात बाकी देखिए, सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था, ये बिल्कुल सही है 1798 में, है ना, 1798 में। फिर राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बात कर रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। कब लाया था? 1848 में, ये भी करेक्ट है। और स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था, और बंगाल में ये लाया गया था। तो किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही सम्मिलित नहीं है, तो वो है स्थानीय स्वशासन को जो लॉर्ड लीटन लिखा है वो सही नहीं है। आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, आप सुन रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मिलान करना है आपको, सूची 1 और सूची 2 दोनों को मिलाना है। पहला सूची में और दूसरा सूची में क्या क्या दिया हुआ देखिए, एक तरफ जो है वो गवर्नर जनरल या वाइसराय का नाम लिखा है, दूसरी तरफ उनके द्वारा किया गया कार्यों को लिखा गया। तो सब पहला नाम है लॉर्ड क्लाइव, दूसरा है बेंटिंग, तीसरा है चार्ल्स मेटकाफ और चौथा है लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिलाते हैं, चलिए। लॉर्ड क्लाइव को अगर सूची 2 में देखें तो किससे मिला सकते हैं? प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, नहीं, ये लॉर्ड क्लाइव का काम नहीं है। बंग विभाजन यानी कि 1905 का बात कर रहा है। बंगाल में दोहरा शासन नीति यानी कि 1765 का बात कर रहा है, 1765। प्रेस से प्रतिबंध ये मेटकाफ ने हटाया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा किसके काल में आया था? बंग विभाजन 1905 की बात कर रहा है। तो यहाँ से तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, लॉर्ड क्लाइव आपको पता है ना, रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का पहला गवर्नर था। तो इसने क्या किया था? बंगाल में दोहरा शासन नीति 1764 की लड़ाई के बाद लागू किया था 1765 में। ये फर्स्ट हो गया। 1 का सी एक यहाँ मिलेगा आपको और एक ऑप्शन डी में मिलेगा।
फिर विलियम बेंटिंग, तो विलियम बेंटिंग जो है मैकाले इन्हीं के काल में आया था। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम इसी के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था 1833 ईस्वी में, 1833 में। ठीक है। उसके बाद चार्ल्स मेटकाफ, इसने प्रेस से प्रतिबंध बिल्कुल हटा दिया था। जो पहले प्रतिबंध लगाए गए थे वो सारे प्रतिबंध हटा दिया था और किसी भी भारतीय को जो है प्रेस खोलने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो ये किसने किया था? चार्ल्स मेटकाफ ने किया था, और इसको इसलिए भारतीय प्रेस स्वतंत्रता का जनक भी कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को। और लॉर्ड कर्जन बच गए, तो इनका जो कार्यकाल था हमने देखा 1899 से 1905 में था, और इसी को बंगाल का विभाजन का जनक भी माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए का सी हो गया और बेंटिंग साहब का डी हो गया, है ना, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी डी ए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी, फिर से यहाँ पर सूची है, लॉर्ड डलहौजी एक तरफ दिया हुआ है, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, चौथा में है लॉर्ड कर्जन। आपको इधर से मिलाना है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को मिलाएं। तो बहुत सारे मैंने बता दिया, यहाँ से आपको मिल जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो है, आप देखिए बंगाल का विभाजन इसी के समय में हो गया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? तो स्वायत्त शासन लाया था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लाया था, गोद निषेध प्रथा की नीति अपनाई थी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का डी यहाँ पर है दोस्तों, और इसमें है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि इसके बारे में देखा जाए तो ए हो जाएगा, सती प्रथा का निषेध। तो ए यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर तो नहीं है। इसका मतलब हो गया ये दोनों खत्म हो गया कहानी। अब हो गया 8 का ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल। ओके। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि मैं सही जानकारी आपको दे रहा हूं, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्या दिक्कत है यार? आप लोगों को बस देख रहे हैं तो बस लाइक बटन दबा देना है, दबाने में कुछ जाता है ना। करते रहिए ये काम हमारे लिए भी, है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। और ये किस इसमें देखिए लिखा हुआ कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें भी फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बता रहा है कि इसने रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बता रहा है कि स्थायी बंदोबस्त लाया था। लॉर्ड एलनबरो के बारे में बता रहा है कि सिंध का विलय किया था। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताया जा रहा है कि इसके समय में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। तो देखिए सबसे पहले देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों 1773 में आया था। और आपको पता है कि इसमें जो है यहाँ पर भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ तो आंसर आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में लिखा है कि स्थायी बंदोबस्त लाया। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड वेलेस्ली ने तो नहीं लाया था, इन्होंने जो लाया था वो क्या लाया था? सब्सिडरी अलायंस लाया था, सब्सिडरी अलायंस लाया था, राइट। तो ये भी गलत ऑप्शन है। जैसे पहला गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। लॉर्ड एलनबरो के समय में कहता है कि सिंध का विलय हुआ था। सिंध का विलय अगर आप देखें तो ये कब हुआ था दोस्तों? 1843 में हुआ था। ठीक है, 1843 में हुआ था। और किस समय काल में हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के काल में ही हुआ था। तो ये आंसर अगर आप देखेंगे आंसर क्या होगा 9 का?
तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड एलन ग्रो के काल में सिंध का विलय हुआ था। और आपसे यही पूछ रहा था कि इसमें कौन सा सुमेलित है, कौन सा राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? देखिए, आज भी हमारे देश में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, हम लोग जानते हैं। उसमें ASI भी बोलते हैं ना इसको, ठीक है। अच्छा, चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। तो इसमें देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना किसके काल में हुआ था, ये आपको जानना है। यानी कि जो पौराणिक जितने सारे विरासत हैं, जो भी इमारतें हैं, उसकी रक्षा करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए एक नया विभाग की स्थापना किसने किया, ये बताना है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो अगर आपको याद है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर ऑप्शंस को छांट सकते हैं। तो मैं बता दूं कि इसकी स्थापना जो है 1904 ईस्वी में करी गई थी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। और आप अगर इन लोगों का कार्यकाल देखें तो वारेन हेस्टिंग्स हमने देखा ना कि वो 1773 का बात है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि लाया था इन्होंने, और ये 1798 का बात है। और लॉर्ड कर्जन जो है, मैंने बताया था कि इनका जो कार्यकाल है वो 1899 से 1905 तक है, और इन्हीं की वजह से जो है बंगाल का विभाजन होता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का बात करें तो ये आपका जो है 1828 से आपका 1834 तक रहता है इंडिया में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गया कि 1829 में सती प्रथा के लिए उन्मूलन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है ना, और ये बहुत फेमस व्यक्ति ये भी थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 का सी आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो यहाँ पर ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो मैंने एक अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि गुप्तचर विभाग का भी जो निर्माण किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही भारत में किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी किसके समय काल में हुई थी? तो अभी मैंने बनाया था लॉर्ड कर्जन के समय काल में 1904 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखिए तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन है, उसको बार बार अलग अलग तरीके से लिख रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ है? तो वही बात हो गया कि इसमें पूछना चाह रहा है कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना किसके समय काल में हुआ था। तो आपको पता है लॉर्ड मिल्टन नहीं होगा, ये 1909 में आए थे। लॉर्ड लिथगो नहीं है, लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13। क्वेश्चन में 13 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन में 13 कहता है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना जो है वो औरंगजेब से की गई थी। तो ऐसा क्यों किया गया था? तो आप देखिए, औरंगजेब का जो पहला नीति था वो क्या था? औरंगजेब का पहला नीति था कि वो पूरा भारत में अपना साम्राज्य को फैला सके। ठीक है, साम्राज्य को अपना पूरा फैला सके, उसके लिए उसने क्या किया था, कोई भी नीति अपनाने को तैयार थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विस्तार जो हुआ था आपको पता है औरंगजेब के शासनकाल में ही मुगलों का हुआ था। कुछ ऐसा ही लॉर्ड कर्जन का ही बात था। ये लॉर्ड कर्जन साहब क्या करते थे, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए थे इन्होंने। जैसे बंगाल विभाजन 1905 में करवाया, ठीक है, उसके पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे नीतियाँ अपनाए हैं जिससे क्या हो सके, उसका राज्य का विस्तार हो सके और वो अकेला भारत में राज कर सके, इस प्रकार की नीति अपनाया था। तो ये बातें जो कही गई थी दोस्तों इसके बारे में, वो
हमारा जीके गोखले साहब ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहे थे, जो हमारे जो महात्मा गांधी है उनके ये राजनीतिक गुरु थे। आपको याद है, ये महात्मा गांधी से भी रिलेटेड है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। गांधी के राजनीतिक गुरु, इन्होंने ही जो लॉर्ड कर्जन है उसको औरंगजेब से तुलना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो इसमें लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन, ये सभी नामें लिखा हुआ है। उसके बाद कहा कि इसको उपयुक्त पदावधियों का सही कालानुक्रम बताएं, यानी इसका क्रोनोलॉजी को बताना है, इसका क्रोनोलॉजी को बताना है, कौन पहले आए थे और फिर कौन बाद में आए थे। तो ये सब क्वेश्चन आजकल दोस्तों है ना थोड़ा कम ही पूछा जाता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन के जरिए क्या याद रख सकते हैं, उसका कार्यकाल को याद रख सकते हैं। जैसे क्या होगा, आप अगर जब विभिन्न घटनाओं के बारे में आजकल पूछा जाता है, ठीक है, जैसे लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल विभाजन किया, कब किया? तो 1905 में किया था बंगाल विभाजन। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, लॉर्ड इरविन ने क्या किया। इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं होती है जिसको रिलेट करके आपको बताना हो, तो आपको कार्यकाल अगर याद नहीं है तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो चलिए इसका इनके कार्यकालों को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। इसके कार्यकाल की बात करें तो इसमें देखिए लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल का समय जो था 1899 टू 1905 था। ठीक है, 1905। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड का बात करें तो चेम्सफोर्ड जो है 1916, आपको याद है इनके समय में भी एक एक्ट लाया गया था, है ना। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेके 1921 तक भारत में थे। ठीक है, इसी के कार्यकाल में तुम्हारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था वो कब आया था दोस्तों? 1910 से लेके 1916 तक था, 1916 तक भारत में था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये बहुत फेमस नाम है क्योंकि इसी के समय जो है हमारा कैपिटल चेंज हुआ था, है ना, हमारा कैपिटल चेंज हुआ था। और इस समय जो है बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द किया गया था। कैपिटल कहाँ चला गया था? दिल्ली। कब चला गया था? 1912 में। कब चला गया था दोस्तों? 1912 में। किसके समय काल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। फिर लॉर्ड इरविन आ रहे हैं। लॉर्ड इरविन साहब ये क्यों फेमस है? 1931 महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, है ना, उसी समझौते की बात कर रहा है। इरविन के समय में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और इन्हीं के समय में जो है हमारे देश का जो सबसे बड़े क्रांतिकारी का नाम आप बता सकते हैं, भगत सिंह, है ना। तो भगत सिंह की जो शहादत हुई थी इन्हीं के काल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड इरविन कब से कब तक था? 1926 से लेके 1931 तक था, है ना। और 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में। तो अब आप इसको मिला लीजिए दोस्तों। सबसे पहले कौन होगा? लॉर्ड कर्जन आए थे, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग होगा, यानी कि 1 होगा। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा मिलान कर लीजिएगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, उसके बाद 3 होगा और उसके बाद 4 होगा, यानी कि यही वाला 14 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जाने से पहले दोस्तों आप थोड़ा सा ये चेक कर लेंगे। देखिए स्टडी फॉर गोल्स का ऐप आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल प्ले में जाके यहाँ से आराम से डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक कोर्स मिलेगा जो झारखंड कांस्टेबल से संबंधित है, उसमें मात्र 499 रुपीज़ आपको लगेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, थर्ड ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी और लास्ट ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इन सभी के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया है।
लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फूट डालो और राज करो की नीति इसी ने अपनाया था। और इसमें थोड़ा थोड़ा जो है लॉर्ड मिंटो का भी बात आएगा, क्योंकि देखिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन करने की कोशिश किया था, बंगाल विभाजन, राइट। और लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, लॉर्ड मिंटो ने जो मुस्लिम संप्रदाय हैं, है ना, जो मुस्लिम संप्रदाय हैं उनके लिए अलग से ही इलेक्शन क्षेत्र घोषित किया था, है ना, मुस्लिम संप्रदाय के लिए इलेक्शन जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा, है ना। लॉर्ड मिंटो के समय में 1909 में क्या आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही जो है मुस्लिम संप्रदाय को जो है अलग से इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 1857 के पहले के बाद थी, है ना। इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था, गोद निषेध नीति लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये 1798 में जो है इन्होंने क्या लाया था, सब्सिडरी अलायंस लाया था, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता रखा है। आप अगर इन सभी के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरा जो जेपीएससी मेंस का क्लास चल रहा है हिस्ट्री का, उसको आप जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, क्या कह रहा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यानी कि कांग्रेस की स्थापना अभी हो चुकी है, 1885 के बाद की बात कर रहा है। 1885 में आपको पता है कि लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन जो है इनके कार्यकाल में 1885 में तुम्हारा कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा कर दी गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। ये बातें थी। और इसके पहले कौन सा बिल आया था दोस्तों, इल्बर्ट बिल आया था, ये भी आपको मैंने याद रखने के लिए कहा है। तो अगर आप इसके ऑप्शंस में जाएं तो क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन ने ऐसा कहा था, दूसरा है लॉर्ड डफरिन ने कहा था, तीसरा है लॉर्ड कर्जन ने कहा था, लास्ट ये डी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो साहब ने, और इसमें रखा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये सब बात जो है ना कौन कह सकता है, इस बात को कहा है लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते ही, है ना, इसका जो है शांतिप्रिय तरीके से निधन हो जाए। ये सेंटेंस है लॉर्ड कर्जन का। वैसे कांग्रेस के बारे में बहुत सारे आपको कथन मिलेंगे, तो वहाँ से भी अलग अलग लोगों के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल, है ना, अभी मैंने बताया ना, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी। तो यहाँ पर भी फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। तो इसको मैंने बताया था कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, है ना, उसके जरिए ये बातें कही गई थी, मार्ले मिंटो, ठीक है, सुधार अधिनियम। और इसी को क्या बोला जाता है, पृथक निर्वाचक मंडल की नीति 1909 में लाई गई थी। किसके द्वारा, तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा लाई गई थी। तो इसमें ऑप्शंस, और ए है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड डफरिन, तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग, और चौथा ऑप्शन जो है लॉर्ड मिंटो, जो कि आपका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ बोलता है, क्या बोलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। और ऐसे में जितने सारे वायसराय थे दोस्तों, वो पूरा ईसाई धर्म के थे, यहूदी नहीं थे। तो इसमें देखिए ऑप्शंस क्या है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड इरविन है, और लास्ट ऑप्शन है लॉर्ड रेडिंग। तो इसका आंसर भी दोस्तों ऐसे जो है ना, वो क्या है, लॉर्ड रीडिंग का बात हम लोग करेंगे, लॉर्ड रीडिंग का बात करेंगे, जो एकमात्र यहूदी थे
इनका जो है 1921 से लेके कार्यकाल 26 तक था। 1921 से 26 तक कार्यकाल लॉर्ड रीडिंग का था भारत में, और ये एकमात्र यहूदी थे। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हो जाता है, एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद हो जाते हैं। देखिए, ये कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो कब आया था दोस्तों? ये 1784 में आया था, है ना, 1784 में आया था। और इसका जो संबंध बताया है यहाँ पर, किससे बताया है? वारेन हेस्टिंग्स से बताया है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसने लागू किया था? डलहौजी जी ने लागू किया था। ये भी आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? तो कर्जन साहब ने लागू किया था, ये लिखा हुआ है। फिर इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था, ये लिखा हुआ है। तो लगभग सभी बातें मैंने बता दिया है। तो आपको पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारेन हेस्टिंग्स से समय आया था, बिल्कुल सही बात है, पहला इसी के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू किया था, है ना, 1848 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अभी मैं थोड़ा देर पहले ही बताया हूँ कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो लागू किया था वो लागू किया था लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और इसको जो समाप्त किया था दोस्तों, इसका जो एंड किया था वो किसने किया था? लॉर्ड रिपन साहब ने किया था, ठीक है। जस्ट इसके बाद ही आए थे रिपन साहब और उसने उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। और इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था, ये हमने देख लिया था 1831 में ना, इल्बर्ट बिल आया था, सॉरी 1881 में इल्बर्ट बिल लाया गया था। 1883 होगा ना जी, 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मिलान नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों? देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है ठगी का दमन किसने किया था? विलियम बेंटिंग साहब ने किया था, बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय में आया था, ये भी बिल्कुल सही है, 1883 में। रिंग फेंस की नीति, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, ठीक है। रिंग फेंस की नीति जो है इस जो पहला मेरा एपिसोड है इसका MCQ का, उसमें भी मैंने बताया रिंग फेंस की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाया था, बिल्कुल ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फिर से यहाँ पर दिया है कि लॉर्ड कर्जन साहब ने लाया था, नहीं जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ये हमारा लॉर्ड लिटन साहब ने लाया था और उसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। मैं बार बार ये क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप कर लेंगे हमेशा, अच्छे से कर लीजिए। तो इसका अगर आंसर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, कब कर दी गई, ये आपको बताना है। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुई थी? मैंने बताया कि दिल्ली को जो कैपिटल बनाया गया था वो 1912 में बनाया गया था। और 1912 में यहाँ पर कौन थे भारत में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे वो भारत में उस टाइम वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो साहब आए तो थे 1909, और 1909 से 1911 तक थे ये, उसके बाद चले गए थे। लॉर्ड हार्डिंग जो है उसी के कार्यकाल में जो है राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया। और ऐसा क्यों करना पड़ा दोस्तों? तो आपको बता दूं कि जो बंगाल विभाजन के लिए 1905 में एक नीति लागू की गई थी, उसके अगेंस्ट में भारतीय जो है ना स्वदेशी मूवमेंट कराए, है ना, भारतीय जो है स्वदेशी मूवमेंट पे उतर आए थे बंगाल में, और पूरा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा था और अदर भी काम किए जा रहे थे आंदोलन के रूप में। तो इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया अंग्रेज, और उन्होंने क्या किया, कलकत्ता को ही राजधानी से हटा दिया आंदोलन से बचने के लिए, और दिल्ली अपना राजधानी बहुत दूर बंगाल से लेके चले गए। यही इनका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें कहा जाता है कि इसमें जो है ना अंग्रेजों की हार हुई थी एक तरीके से, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 21 का बी आंसर हो गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर और शायद लास्ट क्वेश्चन ही है ये,
और तो नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जेपीएससी सीडीपीओ का अगर आप पीटी दे रहे हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप 34 लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आप आराम से 15 सेट का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर झारखंड सामान्य ज्ञान का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, विगत वर्षों के सभी क्वेश्चंस और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सही जोड़ा बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर लिखिए। क्या होगा? तो यहाँ पर दिया है चुक का सिद्धांत, उसको हड़प नीति भी कहते हैं, उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, और मिलान करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है इधर मिलान करने के लिए कर्जन, तो आपको पता है कि यही सही है, ठीक है। दूसरा बंगाल का, सॉरी ये तो मैंने बता दिया, कर्जन साहब थोड़ा ना होगा इसमें, ये कर्जन साहब होगा क्या? नहीं। चुक या सिद्धांत हड़प नीति जो है ये किसके द्वारा लागू किया गया था? ये तो आपको लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ना, तो लॉर्ड डलहौजी यानी कि हो गया ए का 3। फिर है बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था दोस्तों, तो हो गया बी का 1। और बंगाल में दोहरा शासन नीति जो 1765 में लागू किया गया था वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, लॉर्ड क्लाइव होगा, तो ये हो गया सी का 2। और फिर सामाजिक सुधार का कार्य किसने किया था दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही ने किया था ना। 1829 में जो शुरुआत की गई थी सती प्रथा से की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी का जो है वो 4। इस तरीके से इसका सही मिलान होगा दोस्तों। इसमें ऑप्शंस जो है वो छूट गया है, ऑप्शंस कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने यहाँ पर सही तरीके से इसका मिलान करके बता दिया है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों गवर्नर और वायसराय से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम, वो मैंने आपको बता दिया है। जो कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे उसको मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया है। तो आप ये 2 वीडियो जो गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड है उसको आप यहीं से देख लीजिए और आप अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने क्या किया है ना, इसके देखिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की जा रही थी, ठीक है। इसमें ऑप्शंस दे के रखे हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, और लास्ट ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। ये सब जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, उसी से मैंने उठाया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बीपीएससी प्री 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर हमें भेजेंगे, हम चेक करके आपको बताएंगे कि आप में से कौन सही है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको हमेशा प्रैक्टिस होगा। अगर जो नहीं जानता है तो इन सब के बारे में आप तुरंत क्या होगा वहाँ से जानकारी हासिल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप जेएसएससी, सीजीएल और अदर एग्जाम्स में जैसे सहायक आचार्य इन सभी में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो ये सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। और ये सारे बहुत ही कम मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों आप लोग ना हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़िए। यहाँ पर आपको स्टडी फॉर गोल्स का जनरल एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और एक केवल एक कोटा स्पेशल के लिए भी अवेलेबल है। आप दोनों जगह जुड़ेंगे और हमारे द्वारा स्टडी मटेरियल जो भी अवेलेबल कराया जा रहा है या फिर जो भी पैकेज है, जो भी कोर्सेस है उससे आप अवगत हो जाएंगे और आपको यहाँ पर बहुत तरीके की और भी जानकारियाँ मिलेंगी और तरह तरह के PDF भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसी तरीके से और प्यार अपना देते रहिए। हम और भी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव सीरीज के क्वेश्चंस लाते रहेंगे और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स के साथ और उनके टीम के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।